हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाश्वत एंड यू आर वाचिंग ई स्टडी मैट्रिक्स। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें हम इसको शुरू करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अभिक्रियाएं क्या होती है ना। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो अभिक्रियाएं क्या होंगी, कोई भी परिवर्तन हुए, है ना, किसी भी चीज में कोई अगर परिवर्तन होता है तो वो अभिक्रिया होगी। ठीक है, कोई भी परिवर्तन होता है, कोई बदलाव आता है तो वो अभिक्रिया होगी। अब ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये होती हैं दो प्रकार की। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला है भौतिक अभिक्रियाएं, दूसरा है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। अब इन अभिक्रियाओं में होता क्या है या इन परिवर्तनों में होता क्या है? अगर किसी अभिक्रिया में जो बदलाव हैं, अगर किसी अभिक्रिया में जो बदलाव हैं उन्हें दोबारा से परिवर्तित किया जा सके। मतलब क्या कि मान लो आपने क्या किया, एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, तो एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया, है ना, और उसको छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पे छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा, है ना। अब पिघल के क्या देगा आपको, पानी। ठीक है, तो आपको क्या मिला, बर्फ से मिल गया पानी, है ना, बर्फ से पानी मिल गया। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे पानी से वापस बर्फ बना के दे दो, तो दे सकते हो या नहीं दे सकते? दे सकते हो, है ना। तो आप दोबारा मेरे को पानी से बर्फ बना के दे दोगे। पर वहीं पे अगर मैं आपको एक कागज दूं, ठीक है, और बोलूं अब इसको जला दो, है ना, तो जलाने के बाद क्या मिलेगा, राख। अब इस राख से मैं कहता हूं कि दोबारा मेरे को कागज बना के दे दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। इसमें हो जाएगा और इसमें नहीं हो पाएगा। तो जो भी इस प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी, परिवर्तन होंगे, जिसमें जो शुरुआती आपके पास वस्तु थी और अंतिम वस्तु थी उन्हें आपस में परिवर्तित किया जा सके, वो होंगे भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रियाएं, जिसमें उत्पाद से जो भी अभिकारक था, अभिकारक से उत्पाद बना, है ना, और आप उत्पाद से दोबारा अभिकारक को प्राप्त कर सकते हो, तो वो होंगी कैसी, भौतिक अभिक्रियाएं। ठीक है, वहीं पे अगर आपको जो भी आपका अभिकारक था, जैसे इस वाले में था कागज, है ना, तो अभिकारक से उत्पाद तो बन गया, पर उत्पाद से आपका अभिकारक आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाएं होंगी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, आगे इनको और विस्तार से देखेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। पर अभी इतना सिंपल समझ लेना है, क्या समझना है कि ऐसी अभिक्रियाएं जहां पे जो शुरुआती हमारे पास चीजें थी वो वापस मिल सकती हैं, यानी परिवर्तनशील हैं, वो होंगी भौतिक। ठीक है, दूसरी जिसमें वो नहीं हो सकता, शुरुआती जो चीज थी वो हमें नहीं मिल सकती, वो है रासायनिक। तो ये सिंपल सा डिफरेंस समझ में आ गया, है ना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई अभिक्रिया हुई है, कोई परिवर्तन हुआ है? यदि कोई अभिक्रिया होगी, कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो क्या होगा, उसकी सबसे पहले तो अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, किसमें परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अब ये अवस्थाएं क्या होती हैं, तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जो भी चीजें होती हैं, जो भी वस्तुएं हैं, पदार्थ है, वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। सबसे पहला है कौन सा, ठोस। ठीक है, तो सबसे पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है गैस ना, तीसरी है द्रव। ठीक है, तो ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था या द्रव्य अवस्था में कोई भी पदार्थ जो है वो पाया जाएगा। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ठोस से उसका परिवर्तन गैस में हो सकता है, या फिर द्रव्य में हो सकता है, या द्रव्य से गैस में हो जाए, या द्रव्य से ठोस में हो जाए। ऐसे मतलब इनमें आपस में किसी में भी परिवर्तन हो जाए तो वो क्या होगी, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो वो हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन। अगर ठोस से गैस में या द्रव में, द्रव से गैस या ठोस में, ऐसे किसी में भी, मतलब इन तीनों में
आपस में परिवर्तन हो जाए तो वो हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद आते हैं रंग पे। तो रंग तो सिंपल सा समझ आ रहा है ना, सीधा सीधा कि उसका जो भी रंग रहेगा, जैसे कोई चीज पहले नीली थी, अब वो क्या हो जाए, पीली हो जाए, भूरी हो जाए, है ना, तो वो उसके रंग में परिवर्तन आ गया। तीसरा है गैस। अब गैस क्या, कोई ना कोई उसमें से गैस निकलेगी। ठीक है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कोई ना कोई गैस निकलेगी, तो ये भी हमें देखना है। चौथा है उसके तापमान में परिवर्तन, या तो तापमान बढ़ जाएगा या तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीजें हो जाएंगी, है ना, या तो तापमान बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो ये चारों हो जाए किसी में, या फिर इन चारों में से कोई 2 या 3 चीजें हमें देखने को मिले, तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, समझ आ गया। अगर ये चारों मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3, 2 कोई भी अगर परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, सोचो अगर इसी अभिक्रिया को आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, किसी को बताना है तो कैसे बताओगे, क्या होगा, आप कहोगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बोलेंगे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर इसी को आपको अगर सरल तरीके से लिखना है, छोटे में लिखना है ना, और अपनी बात को अच्छे तरीके से समझाना है। ठीक है, अब अलग अलग भी हो सकता है ना, किसी के सेंटेंस में हो सकता है, किसी के जो उसने वाक्य बनाए उसमें हो सकता है परिवर्तन हो, अलग हो उसके वाक्य, आपके वाक्य कुछ अलग हो, आप किसी अलग तरीके से वाक्य बनाते हो, कोई दूसरा किसी अलग तरीके से वाक्य बनाता हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो जब रासायनिक समीकरण लिख दिए जाते हैं, जब आप इस तरीके से लिख देते हो इसको, तो पता चल जाता है कि हाँ भाई अभिकारक क्या क्या था, उत्पाद क्या बने और क्या हुआ अभिक्रिया में। ठीक है, एक तो छोटा हो गया, दूसरा अच्छे से समझ आ गया, है ना, तो इसलिए लिखे जाते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण होते क्या हैं, इसमें होती हैं 2 चीजें, 2 पक्ष होते हैं। ये जो पक्ष होता है इसको कहते हैं वाम पक्ष, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड, और इस पक्ष को कहते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, जो LHS होता है उसमें सभी अभिकारक होते हैं, और जो RHS होता है उसमें सभी उत्पाद होते हैं। LHS में सारे अभिकारक होंगे, RHS में सारे उत्पाद होंगे। तो अभिकारक इस अभिक्रिया में क्या क्या है, मैग्नीशियम है, उसके साथ है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उत्पाद क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो इस तरीके से जो इस तीर का बायां पक्ष होता है, बाईं तरफ होते हैं, वो होते हैं अभिकारक, और जो इसके दाईं तरफ होंगे वो होंगे उत्पाद। समझ आ गया, है ना। तो इस तीर से इन दोनों को अलग कर दिया जाता है, उत्पाद को और अभिकारक को। ठीक है, अब अगर बात आती है कि हमें इससे भी और आसान तरीके से लिखना है और छोटा करके लिखना है, तब क्या कर सकते हैं, और ज्यादा हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो इससे छोटे तरीके से लिखना है और ज्यादा जानकारी भी प्राप्त करनी है, तब हम क्या करेंगे, तो तब क्या करेंगे, तब इनके लिखेंगे हम केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो होता है मैग्नीशियम के लिए लिख सकते हैं Mg, ऑक्सीजन के लिए होता है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए होता है MgO। ठीक है, तो ये इनके सूत्र हैं जिनको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम का सूत्र हो गया, ये ऑक्सीजन का, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस प्रकार से इनको लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया रासायनिक समीकरण की लिखने की आवश्यकता क्यों है, होते क्या है ना, और लिखना कैसे। तो अभिकारक जो होंगे वो हमेशा कहाँ आएंगे, बाईं तरफ, और जो उत्पाद होंगे वो हमेशा दाईं तरफ आएंगे। ठीक है, अब ये जो रासायनिक समीकरण है ये और भी हमें बहुत कुछ बता देते हैं। ठीक है,
तो बहुत सारी और भी चीजें बताते हैं, जैसे अब आपको मैग्नीशियम का नहीं पता कि इसकी अवस्था कैसी थी, ये गैसीय अवस्था में था, ठोस अवस्था में था या द्रव्य अवस्था में था, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ऑक्सीजन के बारे में भी नहीं पता और मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में भी नहीं पता कि इनकी अवस्था क्या थी, है ना। तो हम इनकी अवस्थाओं को भी लिख सकते हैं इसी समीकरण में। देखो तो और क्या बता सकता है, ये जो आपकी रासायनिक समीकरण है आपका, वो क्या बताएगा, अब वो बताएगा आपको इनकी अवस्था। तो मैग्नीशियम की इस अभिक्रिया में क्या अवस्था है, सॉलिड, यानी एस किसके लिए है, ठोस के लिए, ठीक है। इसको आप और किससे लिख सकते हो, सा से लिख सकते हो, पर आप प्रेफर करो कि आप एस ही लिखो, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या है, जी, तो जी किसके लिए होता है, गैस के लिए, ठीक है। इसके बाद है MgO, ये कैसा है, सॉलिड, ठीक है, यानी ठोस, तो ये भी ठोस है। तो आपको अब क्या पता चल गया, एक तो पता चल गया कि अभिकारक कौन से हैं, उत्पाद क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ उनकी अवस्थाओं का भी पता चल गया कि कौन सा ठोस अवस्था में है, कौन सा गैसीय अवस्था में है और कौन सा तरल अवस्था में है। ये सारा आपको पता चल जाएगा देख के सिर्फ समीकरण को, ठीक है। तो ये फायदे हो गए इसके, है ना, समझ आ गया कि समीकरण होता क्या है, फायदे क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि समीकरण को लिखा कैसे जाता है ना। तो समीकरण को लिखते कैसे हैं ये भी देखना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है, जो भी आपके अभिकारक हैं उनको लिख देना है बाईं तरफ, उसके बाद एक डालना है एरो, एक तीर डालना है और लिखना है यहाँ पे उत्पाद को। अब क्या करोगे, जो भी अवस्थाएं पता है उनको लिख दोगे, है ना, इतना काम तो हो गया। पर सबसे जो जरूरी काम है वो क्या है, वो है इस समीकरण को, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको दोनों तरफ LHS को भी इसके बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी बराबर करना, ठीक है, बराबर करना। तो समीकरण को संतुलित करना सबसे आवश्यक चीज है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो आपकी अभिक्रिया सही नहीं होगी, आपका समीकरण सही नहीं होगा। तो इसीलिए पहले क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना। कैसे करते हैं, देखो जो भी समीकरण में आपको अभिकारक दिए हुए हैं और उत्पाद दिए हैं, इनको बॉक्स बना के बॉक्स में लिख लो, ठीक है, बॉक्स में लिख लेंगे, ठीक, ऐसे ये MgO लिख लिया, है ना। अब ये बॉक्स में क्यों लिखा, ताकि इसमें अंदर आप कोई छेड़खानी ना करो। जैसे O2 था तो ये O2 ही रहेगा, Mg था तो ये Mg ही रहेगा और MgO था तो MgO ही रहेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसमें क्या करो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 4 कर दो, या यहाँ 2 कर दो, 3 कर दो, ऐसे आप नहीं कर सकते। ये 3 है ना, यहाँ 4, ऐसे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप नहीं करेंगे, इसके लिए हम इसको बॉक्स में एक तरीके से हमने बंद कर लिया, ठीक। अब देखना क्या होता है, अब देखना होता है अभिकारकों को। अभिकारक में सबसे पहले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने परमाणु हैं, यहाँ पे है 1 परमाणु, है ना, एक ही लिखा हुआ है मैग्नीशियम, तो 1 परमाणु। अब इधर की तरफ देखेंगे कि मैग्नीशियम के कितने हैं, यहाँ पे कितना है, Mg है, तो यहाँ भी 1 ही है, ठीक है। इसके बाद आएंगे दूसरे पे, यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ। समझ आ गया इतना, है ना। अब देखोगे क्या कि Mg तो दोनों तरफ बराबर है, पर ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो क्या करोगे, अब ऑक्सीजन बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, है ना, दोनों तरफ बराबर। तो अब जब ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, 2 परमाणु है, तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, है ना, दोनों तरफ बराबर बराबर होने चाहिए। तो जब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या करें, यहाँ 2 लगा दें, नहीं, बताया था कि बॉक्स इसीलिए बनाते हैं ताकि इसमें हम कोई छेड़खानी ना करें, ठीक है। क्यों नहीं करते वो भी अभी बताता हूँ। देखो तो अब हमें करने यहाँ पे 2 हैं, तो इसके लिए यहाँ कुछ नहीं लगा सकते, पर यहाँ तो लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 लगा देते हैं इधर, ठीक। अब चेक करते हैं, देखो 2 into Mg करोगे तो 2, और ये 1 था तो कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन भी अब कितना हो गया, 2, ठीक है। तो दोबारा चेक करते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2, है ना, पर यहाँ मैग्नीशियम 2 है, अब यहाँ पे तो
एक ही है तो अभी भी बराबर नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब ये जो समीकरण है ये बराबर हो गया है, संतुलित हो गया है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसी प्रकार से हमें समीकरणों को संतुलित कर लेना होता है। अब देखो संतुलित करने की आवश्यकता क्या है, क्यों करते हैं समीकरण को संतुलित। आपने अपनी 9वीं कक्षा में 2 नियम पढ़े थे, है ना, 2 नियम पढ़े थे। वो क्या नियम थे, पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हो सकता है याद ना हो, तो देखो मैं बता देता हूं। तो उसके अंतर्गत बोला गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नए पदार्थों को बनाया जा सकता है, ठीक है, ना ही नए पदार्थों को बनाया जा सकता है, ना ही पुराने पदार्थों को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ना ही नया हम कुछ बनाएंगे, ना ही कुछ पुराना नष्ट करेंगे। यानी जितने अभिकारक थे, मान लो अगर आपके 10 ग्राम अभिकारक थे तो आपका जो उत्पाद होगा वो भी 10 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया, है ना, दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरा, इनमें ये बॉक्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक था निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, तो उस निश्चित अनुपात के नियम के अंतर्गत क्या था कि अगर पानी का फॉर्मूला होता है H2O, अगर पानी का ये इस तरीके से निरूपण होता है तो आप इसी तरीके से पानी को बना सकते हो। अगर आप ऐसे कर दो H3O, है ना, H3 और ऑक्सीजन का एक एटम, तो ये पानी नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी इनकी कंपोजिशन होती है, जो भी इनका नाम होता है ना, निरूपण होता है इस तरीके का, उसको हम बिल्कुल भी छेड़ते नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में कौन कौन सी अभिक्रियाएं दी हुई हैं, अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं ना। जो भी सारी आप अभिक्रियाएं देखते हैं उनके कुछ प्रकार होते हैं जिनमें उनको विभाजित किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रियाओं का। ठीक है, तो जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का अगर निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो एक पदार्थ था कार्बन, दूसरा था ऑक्सीजन, दोनों साथ में मिले, ठीक है, और दोनों ने मिलके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया, है ना। तो क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे अलग अलग, वो मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाएंगे, उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। मतलब साथ में 2 आए, साथ में जुड़ गए और एक कुछ नया बना दिया। ठीक है, समझ आ गया। देखो दूसरा है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। अब ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होते हैं, इसी का ही दूसरी भी अभिक्रिया होती है, इसकी जस्ट उलट, है ना, इसकी बिल्कुल विपरीत जो होती है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एक है ऊष्माक्षेपी, दूसरी होती है ऊष्माशोषी। शेपी का मतलब निकालना, ऊष्मा को बाहर निकाल देना। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, इसमें जो आपको उत्पाद मिलेंगे, इस तरफ दाहिनी तरफ जो आपको उत्पाद मिलेंगे उसमें आपको ऊष्मा भी मिलेगी, इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें ऊष्मा निकलती हो, मिलती हो। ठीक है, तो क्या थी अभिक्रिया, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था और साथ में वाटर था, पानी था। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ मिलाया गया तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि है कैसा, एक्वियस। अब ये एक्वियस क्या होता है, इसका मतलब होता है पानी में या किसी चीज में घुला हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पानी में या किसी चीज में घुला हुआ, विलेय अवस्था में। ठीक है, विलयन की अवस्था में जब ये होगा तो होता है एक्वियस। अब यहाँ पे जो ये उत्पाद बना, इसके साथ साथ क्या होगा, ऊष्मा भी उत्सर्जित होगी, ऊष्मा भी बाहर निकलेगी, इसलिए इनको कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, उत्पादों के साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को
ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है ये आप देख रहे हो कि दो मिलके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है, अगली है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। पहले देखी संयोजन मतलब जुड़ना, इसकी विपरीत वियोजन अभिक्रिया मतलब टूटना। तो कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित हो जाए, विभाजित हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, जिसमें एक अभिकारक होगा और उत्पाद एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अभिकारक सिर्फ एक होगा और उत्पाद एक से ज्यादा होंगे। देखो, तो यहाँ पे क्या था, फेरस सल्फेट था FeSO4। ठीक है, उससे आपने उसको ऊष्मा दी, गर्म किया उसे, तो वो टूट गया Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिली और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिली। ठीक है, समझ आया। तो जो ये फेरस सल्फेट था इसने आपको तीन अलग अलग पदार्थ दे दिए, तो इसीलिए इसको कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, मतलब टूट जाना, अपघटित हो जाना, है ना। एक को आपने अलग अलग हिस्सों में तोड़ लिया, विभाजित कर लिया। अब इसी अभिक्रिया में हम देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये थी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसी में है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? शोषी अभिक्रियाएं वो होंगी जिनमें आपको ऊष्मा बाहर से प्रदान करनी पड़ती हो, देनी पड़ती हो किसी अभिक्रिया को करवाने के लिए। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वो जिनको ऊष्मा की आवश्यकता है अभिक्रिया पूरी करने के लिए, है ना। जैसे इसमें है फेरस सल्फेट जो था उसको आपने ऊष्मा दिया, है ना, ऊष्मा दी, और उस ऊष्मा से वो फेरिक ऑक्साइड और फिर बाकी इनमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विखंडित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा देनी पड़ती है अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, उसमें कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, शोषी मतलब सोख लेना, तो वो ऊष्मा को सोख रही हैं, तो इसलिए उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, जिसमें निकलेगी उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, ये रही, क्लियर है। इसके बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसे समझो इसको कि इसमें एक व्यक्ति जो है वो काफी ताकतवर है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो काफी ताकतवर है, दूसरा जो है वो कमजोर है। एक ताकतवर है, दूसरा वीक है, कमजोर है, तो क्या करेंगे, जो ताकतवर वाला होगा वो वीक वाले से उसकी कोई भी वस्तु को छीन सकता है ना। तो जो स्ट्रांग है, जो ताकतवर है, वो दूसरे से, कमजोर से उसकी चीजों को छीन सकता है, वही यहाँ पे होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ये है जो आयरन है, यहाँ पे Fe है, ये कैसा है, ये है ताकतवर, और जो ये कॉपर है Cu, ये है कमजोर। ये ताकतवर, ये कमजोर। तो क्या किया इसने, इसकी इस वस्तु को छीन लिया, मतलब सल्फेट को छीन लिया, तो अब ये बन गया आयरन सल्फेट। ठीक है, तो इसने इसकी इस वस्तु को छीना और ये बन गया आयरन सल्फेट। और अब कॉपर क्योंकि कमजोर था तो इसलिए ये खाली बच गया, अकेला बच गया। ठीक है, तो एक ने दूसरे को विस्थापित कर दिया, आयरन ने कॉपर को उसी के सॉल्यूशन से, उसी के विलयन से विस्थापित कर दिया, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, है ना। और बनाया क्या, यहाँ बना लिया आयरन सल्फेट, कॉपर अकेला बच गया, अलग बच गया। ठीक है, अब इसी में ऐसा सोचो कि दोनों ही ताकतवर होते हैं ना, एक कमजोर था एक ताकतवर था, आसानी से हटा दिया, पर दोनों ही अगर ताकतवर होते तो क्या होता। अब अगर एक दूसरे से कुछ लेता तो दूसरा भी उससे कुछ ना कुछ लेता, उसी तरीके से यहाँ भी होता है। देखो, तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, आपस में अदला बदली हो जाते हैं। मतलब क्या कि यहाँ था सोडियम सल्फेट, ठीक है, और दूसरा था बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट ने, सोडियम जो था उसने क्या किया, बेरियम क्लोराइड का क्लोराइड ले लिया, है ना, Cl2 ले लिया, तो ये बन गया NaCl। ठीक है, इसी तरीके से जो बेरियम था इसने कहा कि तूने मेरा लिया तो मैं भी ले लूंगा, है ना, तो इसने क्या किया, उसका भी जो SO4 था, सल्फेट था, उसको विस्थापित कर दिया और ये बन गया बेरियम सल्फेट। क्लियर है। तो
इन दोनों ने ही एक दूसरे को उनके विलयन से विस्थापित कर दिया। ये AQ का मतलब घुला हुआ है ना, विलयन अवस्था में, ठीक है। विलेय अवस्था में जब होगा कुछ, विलयन बना होगा, तो उसको लिखते हैं AQ। समझ आ गया, ठीक है। विस्थापन में एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है सिर्फ, द्विविस्थापन में दोनों एक दूसरे को उनके सॉल्यूशन में से, उनके विलयन में से विस्थापित कर रहे हैं और नए पदार्थ बना रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया है ना कि विस्थापन क्या होता है और द्विविस्थापन क्या होता है। देखो अब है अपचयन एवं उपचयन अभिक्रियाएं। तो अपचयन है तो उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं हैं, ये क्या होती हैं। अब उपचयन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जब किसी अभिक्रिया में क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी तो वो होगी उपचयन अभिक्रिया। जैसे इसका सिंपल सा अगर एग्जांपल लेना है, एक आसान सा उदाहरण लेना है, तो C+O2 ये क्या हो गया, CO2। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, यानी कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, उसके साथ जुड़ गया, तो वो हो गई उपचयन अभिक्रिया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो हो गई क्या, उपचयन अभिक्रिया। इसके उलट अगर किसी अभिक्रिया में क्या हो, ह्रास हो जाए हाइड्रोजन का, तब भी उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, या तो ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, तो भी ऐसी अभिक्रियाओं को कहेंगे अपचयन अभिक्रियाएं। तो क्या हुआ, सिंपल सा, उपचयन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का योग होता है, अपचयन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। समझ आ गया, ठीक है। अब ये जो अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं हैं, ये कहीं कहीं पे एक साथ देखने को मिलती है, मतलब किसी एक ही अभिक्रिया में दोनों चीजें हो रही हैं, कि अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं, या फिर उनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण ये है, जैसे इसमें है CuO, कार्बन कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, साथ में है हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके क्या कर रहे हैं, यहां से ये ऑक्सीजन टूटा और हाइड्रोजन के साथ मिलके ये बन गया H2O, यानी पानी, ठीक है। तो ये पानी बन गया, साथ में ये कॉपर जो था वो अलग से बच गया। तो यहाँ हाइड्रोजन में क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसलिए हो गई उपचयन अभिक्रिया, और क्योंकि कॉपर में से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया इसलिए हो गई अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ह्रास हो गया अपचयन, और यहाँ पे वृद्धि हो गई जुड़ गया इसलिए उपचयन। तो जब दोनों चीजें एक साथ हो रही हो किसी अभिक्रिया में, जैसे इसमें हो रही हैं, तो उसको कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ आ गया। अगला है विकृत गंधिता और संक्षारण। तो संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है, ये उदाहरण है उपचयन के, ठीक है, ये उदाहरण है उपचयन के। अब सबसे पहले देखते हैं संक्षारण। संक्षारण में क्या होता है, संक्षारण होता है अधिकांशतः धातुओं में, और सबसे जो बड़ी या सबसे प्रभावित धातु जो इससे है वो है लोहा, आयरन। तो लोहे में संक्षारण होता है, जिसको सिंपल भाषा में आम जबान में कहते हैं जंग लगना, ठीक है। तो जंग लगना जो है वो संक्षारण का ही उदाहरण है। होता क्या है, आयरन, तो जो लोहा है, जो आयरन है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो उसके साथ अभिक्रिया करता है और अपना ऑक्साइड बना लेता है, जिसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है, इसकी परत जम जाती है उस लोहे के ऊपर, धीरे धीरे ये परतें निकलती रहती हैं और लोहा जो है वो खत्म होता जाता है, कमजोर होता जाता है, और एक दिन इसी तरीके से वो समाप्त हो जाता है। अब संक्षारण को रोकने के लिए किया क्या जा सकता है, तो दो चीजों की आवश्यकता होती है संक्षारण के लिए। एक होती है
ऑक्सीजन, दूसरी होती है नमी। तो आप दोनों में से किसी भी एक चीज को अगर कम कर दें, खत्म कर दें, उसका संपर्क ना होने दें लोहे से, तो फिर संक्षारण बच जाएगा, नहीं होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सबसे जो आसान तरीका है वो लोहे के ऊपर जो भी वस्तुएं हैं उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, ताकि वो किसी प्रकार की नमी के संपर्क में ना आ सके। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, उसके ऊपर कोई दूसरे ऐसी धातु की परत चढ़ा दें जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करती हो। ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु परत चढ़ाना। ठीक है। तो धातु की परत चढ़ाना कहेंगे इसे। अधिकतर की जाती है जिंक की, और इसके लिए कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जस्त लेपन। ठीक है। तो हिंदी में कहते हैं जस्त लेपन। समझ आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तेल लगाया जा सकता है लोहे के ऊपर, ताकि वो नमी के संपर्क में ना आए, है ना। तेल और पानी आपस में नहीं घुलेंगे तो वो नमी के संपर्क में नहीं आएगा। ठीक है। समझ आ गया संक्षारण। और उससे कैसे बचा जाएगा, तो या तो जस्त लेपन कर दो, या क्या करो, धातु की परत चढ़ा दो किसी की, या फिर मिश्रित धातु बना दो, लोहे के साथ किसी दूसरी धातु को मिला दो जिसमें जंग ना लगती हो, जैसे स्टील बनाया जाता है। ठीक है। समझ आ गया। या फिर तेल लगा दो, या फिर पेंट कर दो। अगला है उसके बाद विकृत गंधिता। अब ये विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता जब तेल युक्त खाद्य पदार्थ या वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। तेल से बने हुए खाने की चीजें या वसा से बनी हुई, डालडे वगैरह से बनी हुई खाने की चीजें जब संपर्क में आती हैं किसके, ऑक्सीजन के, तो वो सड़ना शुरू कर देते हैं, खराब होना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं विकृत गंधिता। समझ आ गया। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, तो जो भी तेल या वसा युक्त चीजें होती हैं उनमें डाला जाता है प्रतिऑक्सीकारक, जिसको प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स या प्रतिऑक्सीकारक क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करने देते और लंबे समय तक बचा कर रखते हैं। दूसरा ये किया जा सकता है कि जो भी इस प्रकार की चीजें हैं उनको किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखा जाए, मतलब किसी ऐसे डब्बे में रखा जाए जिसमें हवा ना जा सके। ठीक है। तो बच जाएगा। आपने देखा होगा चिप्स या नमकीन वगैरह के जो पैकेट होते हैं उसमें हवा भरी होती है ना, तो वो हवा क्या होती है, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि इसमें क्या किया, पागल बना दिया, थोड़े से चिप्स डालें और बाकी तो हवा भर दी। तो हवा क्यों भरी है, वो हवा होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को निकाला और उसमें नाइट्रोजन करती। तो इससे होगा क्या, जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है वो जस के तस बना रहेगा, वो खराब नहीं होगा, है ना। तो इसलिए उसमें डाली जाती है नाइट्रोजन गैस। और क्या कर सकते हैं हम, अपने खाद्य पदार्थों को बचाए रखने के लिए हम उसमें कुछ ऐसी चीजों का उपयोग कर सकते हैं जिनको कहते हैं प्रिजर्वेटिव, तो उनको डाल के भी इनको रोका जाता है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, पहला अध्याय, वो भी यहीं पे समाप्त होता है। अब हम करेंगे अपना अगला अध्याय, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। और अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।